स्वागत है सभी बच्चों का संकल्प स्टडी हब के इस प्लेटफार्म पे। मैं हूं अश्विनी श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश पुलिस में जीएस के प्रश्नों पर जो समस्या चल रही है उसके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस में बैक ईयर में जो प्रश्न आए हैं उस पर व्याख्या हम लोग कर रहे हैं। आज की क्लास के ये पहली क्लास रहेगी आपकी कि उत्तर प्रदेश पुलिस में जो भी प्रश्न आए हैं उसके हिसाब से क्या अन्य प्रश्न बन सकते हैं, इस बार किसकी संभावना है, और इसी में हम लोग सारे टॉपिकों को कवर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जो भी है मिक्स क्लास आप कह सकते हैं जीएस की, और इसी माध्यम से हम लोग पहुंचेंगे। ठीक है, स्किप मत करिएगा, पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा, अंत तक बहुत सारे ऐसे प्रश्नों का आपसे सामना होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक प्रश्न आया इसमें कि भारत क्या है। भारत एक हिंदू मुस्लिम राष्ट्र है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, भारत एक हिंदू राष्ट्र है, या इनमें से कोई नहीं। ठीक, चलिए इस पर बात करते हैं इन प्रश्नों की तरफ में कि भारत क्या है। देखिए, जैसे ही हम लोग बात करते हैं इस पर कि भारत क्या है, तो आपको ये समझना है कि भारत राज्यों का क्या है, एक संघ है। ठीक, राज्यों का संघ है। ऐसा कहाँ लिखा है? ऐसा लिखा है अनुच्छेद नंबर 1 में। ठीक, दूसरा प्रश्न यह है कि राज्यों के संघ में आपसे प्रश्न पूछेंगे कि अनुच्छेद 1 में भारत को क्या लिखा गया है। भारत को लिखा गया, इसका नाम क्या है? भारत का नाम क्या इंडिया है, क्या भारत है, क्या हिंदुस्तान है? तो आप बताइएगा। अनुच्छेद 1 में लिखा है कि भारत अर्थात इंडिया। ठीक, भारत अर्थात इंडिया, ये क्या है? ये राज्यों का एक संघ है। ऐसा अनुच्छेद नंबर 1 में लिखा हुआ है। ठीक है, अब व्यवस्था की हम थोड़ी सी बात करें यहां पर इस प्रश्न की, तो भारत क्या है? संघ जिसे हम लोग कहते हैं। अगर आपसे प्रश्न इसके लिए बनता है, जैसे यहां लिखा हुआ दो शब्द में कि आपसे कहना है कि संघात्मक जो व्यवस्था है ना, भारत में जो संघात्मक विशेषता है, वो संघात्मक विशेषता किस देश के संविधान से ली गई है? तो आप क्या कहेंगे? कनाडा के संविधान से संघात्मक विशेषता ली गई। केवल कनाडा के संविधान से संघात्मक विशेषता नहीं है, बल्कि कनाडा से संबंधित लिखी गई है कि केंद्र में है ना जो अवशिष्ट शक्तियां हैं, आपसे कहेंगे कि जो अवशिष्ट शक्तियां हैं है ना केंद्र में, ठीक है, अवशिष्ट जो शक्तियां केंद्र में हैं वो कहाँ से ली गई हैं? तो आप बताइएगा, वो कनाडा के संविधान से है। ठीक है, तो संघात्मक संविधान में आपको बताते चलें, संघ की अगर आप बात करते हैं तो आप एक शब्द ये होता है जिसके हम बात कर रहे हैं यूनियन, और दूसरा जो शब्द होता है इसको कहते हैं फेडरल। ठीक है, अगर हम इन दोनों के व्यक्तिगत अर्थों की अगर हम बात करें तो दोनों का मतलब ही संघ होता है ना। ये हम चले गए यहाँ से, इसमें हम संविधान पढ़ रहे हैं, तो दोनों का मतलब ही संघ होता है। अगर आप भारत की बात करेंगे तो भारत क्या है? भारत एक यूनियन है। यूएसए की अगर आप बात करेंगे अमेरिका की, तो अमेरिका क्या है? अमेरिका एक फेडरल है ना। अब प्रश्न ये है कि दोनों में यूनियन और फेडरल में क्या अंतर होता है? देखिए, भारत में जो राज्य हैं, भारत कहते हैं यूनियन ऑफ स्टेट्स है। ठीक है, राज्यों का जो संघ है इसे बोलते हैं यूनियन ऑफ स्टेट। तो यूनियन ऑफ स्टेट का अर्थ ये है कि भारत में जो राज्य हैं, ठीक है, अर्थात कि अगर भारत में राज्य की बात करें तो भारत में जो राज्य हैं वो किसी समझौते का परिणाम नहीं है। किसी समझौते का परिणाम नहीं है। अगर राज्य किसी समझौते का परिणाम नहीं, यही यूनियन है। समझौते का परिणाम नहीं है, इसका मतलब यह है कि राज्य चाहकर भी भारत से अलग नहीं हो सकते हैं। लेकिन अगर बात फेडरल की कर रहे हैं तो फेडरल में जो राज्य होते हैं वो समझौते के तहत में होते हैं। इसको जरूर ध्यान में रखिएगा, समझौते के तहत में होते हैं तो उनका निकलना भी आसान होता है। ठीक है, ये अभी प्रश्न नंबर 1 पे चल रही व्याख्या हमारी। दूसरे प्रश्न की हम बात करें, आपसे प्रश्न पूछा है इन्होंने कि भारत जो कह रहे हैं, प्रश्न ये है कि भारत क्या है? इसमें क्या भारत हिंदू मुस्लिम राष्ट्र है, क्या भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है? ठीक, इसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम लोग, है ना। तो इसके लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, आप इसको समझिए। दरअसल जिस शब्द को यहाँ लिखा हुआ है, ये जो शब्द है भैया, ये शब्द है पंथ निरपेक्ष। ध्यान रखना, पंथ निरपेक्ष, दुनिया का कोई भी जो देश है वो पंथ निरपेक्ष हो सकता है, समुदाय निरपेक्ष हो सकता है, लेकिन धर्म निरपेक्ष नहीं हो सकता है। दुनिया में जो कुछ भी संभव है वो धर्म के सापेक्ष ही हो सकता है, धर्म के निरपेक्ष कुछ नहीं होता है।
लेकिन हमारे इस संविधान के अंदर में पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष की व्याख्याएं कुछ इस तरीके से दी गई है ना। संविधान में क्या है, भारत पंथ निरपेक्ष है ना, संविधान में हमारे यही लिखा था। पंथ निरपेक्ष की बात करें, दूसरी बात कर रहे हैं अखंडता शब्द की हम बात करें, और तीसरे की हम बात कर रहे हैं समाजवादी। ठीक है, ये जो तीनों शब्द थे भैया, इन तीनों शब्दों को जोड़ा गया है बाद में, यानी कि ये मूल संविधान का हिस्सा नहीं थे। प्रश्न ये है कब जोड़े गए हैं, तो आप बताइए 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत में, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत में पंथ निरपेक्ष, अखंडता और समाजवादी जैसे जो शब्द हैं ये कहाँ जोड़े गए हैं, तो आप बताइएगा जोड़े कहाँ गए। ये प्रस्तावना में, प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए हैं, पंथ निरपेक्ष, अखंडता और समाजवादी जोड़े गए हैं। आपको अभी सारी बातें हैं, मिक्स क्लासेस में है कि इसी में सारी चीज़ें हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे, छोटी छोटी चीज़ें बहुत अच्छी ढंग से इसको प्रयास करेंगे। अब प्रश्न ये कह रहे हैं कि पंथ निरपेक्ष की बात करें तो हम इसी को बात करने वाले धर्मनिरपेक्षता, है ना। आपसे प्रश्न ये है ना, हालांकि धर्म का जो मतलब है जो हम समझते हैं वो धर्म का मतलब नहीं है। धर्म का मतलब रिलीजन नहीं होता है। धर्म इस यानी कि लॉ है, एक नियम है, कर्तव्य है, ये जिसको हम धारण कर सकें वो धर्म है। तो आपसे प्रश्न ये है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इस धर्मनिरपेक्षता का क्या मतलब है। इस धर्मनिरपेक्षता के 2 मतलब हैं। पहला ये है कि राज्य का कोई धर्म नहीं है, दूसरा राज्य सभी धर्मों को सम्मान देगा, यानी कि बराबर सम्मान देगा। ठीक है, तो अगर प्रश्न ये बनता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इसका क्या मतलब है, जैसे पूछा गया है कि भारत कैसा है, तो अभी अगर यहाँ बात करते हैं तो भारत राज्यों का संघ है ना। आपसे पूछ सकते हैं भारत में कैसे, भारत में संघात्मक व्यवस्था रखी गई है। फिर पूछते हैं भारत कैसा है, तो आप बताइएगा पंथ निरपेक्ष है भारत, राज्यों का कोई धर्म नहीं है, यानी कि राज्य सभी धर्मों को समान देगा, सर्वधर्म समभाव। अगर ऐसी चीज़ें होती हैं तो हम उसे पंथ निरपेक्ष अर्थात आप कह सकते हैं धर्मनिरपेक्षता भी कह लीजिए आप इसको, है ना। बाकी धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष में अंतर है। ठीक, मुझे उम्मीद है कि इस बात आपको समझ में आ गई होगी। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं कि 42वां जो संविधान संशोधन है, इसे कहा जाता है, इस संविधान संशोधन को कहा जाता है कि ये लघु और मिनी संविधान रहा है भैया। ठीक है, क्या रहा है, लघु और मिनी संविधान है 42वां संविधान संशोधन 1976। और जिस समय ये जोड़ा गया था उस समय पर भारत की जो पीएम थी, वो पीएम कौन थी, वो है इंदिरा गांधी। कौन थी, जो पीएम थी वो इंदिरा गांधी रही हैं। बताते हुए आपको चलते हैं, कई सारे प्रश्न इसी में हम जोड़ने का प्रयास करते हैं। इंदिरा गांधी, है ना, इंदिरा गांधी की एक पुस्तक आपके सामने पूछी जा सकती है, और इस पुस्तक का नाम है इंटरनल इंडिया, इंटरनल इंडिया इनकी पुस्तक है। अगर आपसे पूछते हैं तो महिलाओं की अगर बात करिए तो भारत रत्न पुरस्कार पाने वाली सबसे पहली महिला रही हैं इंदिरा गांधी में। सर्वाधिक संविधान संशोधन इन्हीं के समय पर हैं। इन्हें आयरन लेडी कहा जाता था, आयरन लेडी कहा जाता था। और इन्हीं के शासनकाल में 1975 में भारत में पहली बार अगर लगा तो वो आंतरिक आपातकाल की व्यवस्था लगी, आंतरिक आपातकाल की व्यवस्था लगी है 1975 में लगी है। ठीक है, तो प्रश्न को आधार बना के हम लोग थोड़ा सा बात कर रहे हैं इसमें से। मुझे लगता है कि इस बात को आप समझ चुके होंगे कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत में 3 शब्द नए जोड़े गए। तो प्रश्न ये आया था कि भारत किस प्रकार का है, तो भारत कैसा है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। ठीक है, यहाँ तक पहुँचे हैं तो थोड़ा सा 1-2 बातें हम लोग और समझ लें। यहाँ पर भारत से ही बात कर सकते हैं।
ठीक है। दूसरा क्या है, आपसे पूछ सकते हैं भारत क्या है, भारत में जो व्यवस्था है वो भारत कैसा है। आपसे पूछेंगे कि भारत एक गणतंत्र राष्ट्र है। गणतंत्र यानी डेमोक्रेसी है, इसका क्या मतलब निकल कर आता है ना। तो आप ये कहिएगा कि अगर कहा जाता है कि भारत एक गणतंत्र है, यानी कि जो राज्य का प्रमुख है, हमारे यहाँ पर जो राष्ट्र का प्रमुख है, राज्य लिखकर आप यहाँ राष्ट्र भी लिख सकते हैं, है ना। राष्ट्र जो प्रमुख है, पहली क्या है, इसका निर्वाचन होता है, और दूसरी बात क्या है कि भारत में जो शासन है वो क्या है, वो वंशानुगत नहीं होता है, वंशानुगत नहीं होता है। इसका क्या मतलब है, दुनिया में दो प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, एक को आप राजतंत्र कह सकते हैं, है ना। एक जो व्यवस्था होती है इसको हम राजतंत्र कहते हैं। राजतंत्र की जो व्यवस्था होती है, अर्थात राजा का जो लड़का है वो राजा ही रहता है, और यहाँ जो होता है ये शासन वंशानुगत चलता है। लेकिन जब हम गणतंत्र की बात करते हैं तो गणतंत्र में शासन वंशानुगत नहीं होता है, अर्थात कि कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि राष्ट्रपति का लड़का राष्ट्रपति हो, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी कोई चीज़ें आगे नहीं बढ़ती है। हमारे यहाँ पर जो राष्ट्र का प्रमुख होता है उसका क्या होता है, चुनाव होता है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखें, ठीक। ऐसे ही इसी में आपसे पूछेंगे, भारत से ही संबंधित आपसे पूछेंगे कि आप बताओ, इसी में एक शब्द आता है, सब बात किसकी चल रही है, सब भारत की ही चल रही है, ठीक। एक प्रश्न आया कि भारत क्या है, कि भारत धर्मनिरपेक्ष है, तो इसका मतलब क्या है। दूसरा प्रश्न क्या है, भारत क्या है, आप बताइए गणतंत्र है। गणतंत्र में क्यों है, दो चीजें हमने बताई राष्ट्र का, भारत और क्या है, भारत राज्यों का एक संघ है, और क्या है भारत, भारत लोकतंत्र है ना। लोकतंत्र यानी जनता का शासन, जनता का शासन, तंत्र का मतलब व्यवस्था है और लोक मतलब जनता, यानी कि जनता का शासन भारत में है। आपको बताते चलें, लोकतंत्र की जो व्यवस्था होती है दो प्रकार की होती है, ठीक। एक जो है जिसको हम प्रत्यक्ष कह सकते हैं, और दूसरा जो होता है इसको हम क्या है, इसको प्रत्यक्ष लोकतंत्र कह सकते हैं, ठीक। तो कभी भी अगर चर्चा ये निकल के आती है भारत किस प्रकार के लोकतंत्र का उदाहरण है, तो आप बताइएगा भारत में कैसा लोकतंत्र है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र है कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है ना। अगर अच्छा इधर भारत में इधर बना लीजिए, भारत में एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है भारत, और अगर प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात कर रहे हैं तो आप बताइए कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या है होगा भैया, तो अमेरिका इसका उदाहरण हो सकता है, ठीक है। अब इनमें क्या अंतर है, प्रत्यक्ष और लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष में क्या अंतर है। देखिए, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब यह है कि जहां पर राष्ट्र का जो प्रमुख होता है, अगर जनता उसका डायरेक्ट चुनाव करे, तो आपको इतना सा समझना है अभी, है ना, बहुत ज़्यादा डीपली जाकर के आपको पढ़ना नहीं है, बस कुछ हम प्रश्नों की बात कर रहे हैं जो प्रश्न मिलने की संभावना बन सकती है एग्जाम में, ठीक है। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब यह है कि जनता जब राष्ट्र प्रमुख का चुनाव डायरेक्ट करती है तो उसे प्रत्यक्ष कहते हैं, और जनता जिन प्रतिनिधियों को चुनती है जब वो राष्ट्र के प्रमुख का चुनाव करते हैं तो उसे अप्रत्यक्ष कहते हैं। जैसे अगर भारत में किसी को चुनना हो, राष्ट्रपति को भारत में चुनना हो, तो हम डायरेक्ट वोट नहीं दे सकते, हम विधायक को चुनते हैं, हम सांसद को चुनते हैं, तो सांसद और विधायक राष्ट्रपति चुनते हैं, यानी डायरेक्ट हमने नहीं की है, हमने किसी और को चुना और उसने चुन लिया, तो ये व्यवस्था कैसी है, ये अप्रत्यक्ष है, ठीक। और प्रत्यक्ष मतलब हम अमेरिका में राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है, राष्ट्रपति जनता के बीच जाता है, ठीक है, वहाँ डायरेक्टली वोटिंग होती है। तो अमेरिका कैसा है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का है, और भारत की हम बात करें तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात चल रही है, ठीक है। ये हमारा इसका इस प्रश्न का रहा है, यहाँ तक समझने का प्रयास करते हैं, ठीक। दूसरे प्रश्न में है कि लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर, लोकसभा में राज्यों को सीटें किस आधार पर आवंटित की जाती हैं। पहला, क्षेत्रफल के आधार पर की जाती हैं, दूसरी भाषा के आधार पर की जाती हैं, तीसरा जनसंख्या के आधार पर की जाती हैं, या चौथा साक्षरता के आधार पर होता है, ठीक है। तो बात किसकी कर रहे हैं, लोकसभा से संबंधित बात हमको करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
प्रश्न नंबर 2 की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि लोकसभा में जो सीटों का निर्धारण होता है वो कैसे होता है। आपको ये बताते चले थोड़ा सा। यहाँ से हम लोग स्टार्टिंग करते हैं, शायद बातें आपको समझ में आएंगी। भारत में जो सरकार का स्वरूप होता है, ठीक है, भारत में जो सरकारी स्वरूप होता है वो 3 प्रकार का होता है। सबसे पहली जो व्यवस्था होती है, इस व्यवस्था को हम विधायिका कहते हैं। दूसरी जो व्यवस्था होती है, दूसरे को हम कार्यपालिका कहते हैं। और तीसरे को हम न्यायपालिका कहते हैं। ठीक है, विधायिका का जो काम होता है, इसका काम होता है कानून को निर्माण की शक्ति है। जो लोग नए हैं उनको पता होना चाहिए कि लोकसभा क्या होती है, ताकि हम क्लियर इस बात को लिए समझें। अगर कार्यपालिका को बात कर रहे हैं तो यही जो कानून होता है, इस कानून का ये क्या करवाते हैं, पालन करवाते हैं। इसी कानून का पालन या कानून को व्यवहार में लाते हैं ये, है ना। जो आप कह सकते हैं कानून को अगर पालन नहीं लिखिएगा तो आप लिख सकते हैं कानून को व्यवहार में लाने का काम जो है इनका है। न्यायपालिका का काम ये होता है कि न्याय करना, ठीक है, कि कोई भी चीज़ संविधान के हिसाब से है कि नहीं है। अर्थात विधायिका का काम है कानून का बनाना, कार्यपालिका में का काम है इस कानून का व्यवहार में लाना या पालन करवाना, और न्यायपालिका का काम है बने हुए कानून, जो कानून बने हैं, है ना, वो न्यायोचित हैं अथवा नहीं है, या उसके व्यवस्था पे न्याय की हम लोग बात करें। विधायिका की हम बात करें, ठीक, तो विधायिका में 2 सिस्टम होता है। कौन कौन हमारे यहाँ कानून बना सकता है? हमारे यहाँ केंद्र कानून बना सकता है, केंद्र का मतलब संघ कह सकते हैं। दूसरी व्यवस्था है भैया, राज्य भी कानून बना सकता है। कार्यपालिका के स्तर की बात करें, कार्यपालिका का भी वही स्तर होता है। कार्यपालिका एक केंद्र में होती है, दूसरी कार्यपालिका की हम बात करें तो राज्य में। ऐसे ही यहाँ अगर हम बात करें तो यहाँ भी व्यवस्था क्या होती है, केंद्र में अलग होती है न्यायपालिका और राज्य में बिल्कुल अलग होती है। आपके पूरे संविधान का ढांचा ही, अगर आप समझ पाएंगे तो आप जान जाइएगा कि संविधान हमको यही से पढ़ना है। केंद्र में कानून कौन बना सकता है? केंद्र में कानून बनाने की जिम्मेदारी संसद की होती है। राज्य में कानून कौन बना सकता है? तो राज्य में कौन बनाएगा? राज्य में बनाता है विधानमंडल। ठीक है, संसद में, इस संसद का क्या मतलब है? अगर कानून बना सकता है केंद्र में तो संसद बना सकती है। संसद का मतलब क्या होता है? संसद में कौन कौन शामिल होता है तो आपको बताना है ना। संसद में कौन कौन शामिल होगा है तो आप बताइएगा। संसद में होती है राज्यसभा, संसद में होती है लोकसभा, और तीसरे पे संसद में होती है भैया राष्ट्रपति, है ना। ठीक, एक नया प्रश्न बन गया कि भारतीय संसद किससे मिलकर बनती है, तो संसद में राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति होते हैं। इन्हीं तीनों लोगों की जिम्मेदारी होती है। तो केंद्र में, अगर केंद्र स्तर पर, जिसको आप कहते हैं मोदी जी ने कानून बनाया, तो केंद्र के स्तर पर कानून बनाने की जिम्मेदारी संसद की होती है। अगर हम राज्य स्तर की बात करें तो राज्य में विधानमंडल है। विधानमंडल में कौन कौन से हो सकते हैं? विधानमंडल में भी 3 आते हैं। जहाँ राज्यसभा है वहाँ होती है विधान परिषद, विधान परिषद। जहाँ लोकसभा है यहाँ होती है विधानसभा, और जहाँ राष्ट्रपति होता है यहाँ है राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल। यानी कि ये कानून का ढांचा आपके है। और प्रश्न कहाँ पूछा गया है आपसे? प्रश्न यहाँ पूछा गया है कि आप बताओ संसद का हिस्सा है लोकसभा में, जो लोकसभा की सीटें होती हैं वो किस आधार पे होती है, यहाँ हमको बात करनी है। तो सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि लोकसभा क्या है, कहाँ से आई है लोकसभा, क्या कैसे हम इस पर बात करें। ठीक है, राज्य में विधानमंडल का काम है। अलग अलग राज्यों में विधानमंडल सब राज्यों में होती है। विधान सभाएं भी हर में होती हैं, है ना। विधान परिषद सब जगह नहीं हो सकती है। वर्तमान समय में विधान परिषद केवल और केवल 6 राज्यों में काम कर रही है। इस बात को ध्यान में रखें, है ना, पता करके आप लिख लीजिएगा, समय उतना नहीं है। तो विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल तीनों का काम होता कानून बनाना। केंद्र में अगर हम बात कर लें थोड़ा सा, है ना, यहाँ अगर हम बात करने वाले हैं केंद्र में, तो केंद्र की कार्यपालिका की अगर हम बात करें कि केंद्र की कार्यपालिका में कौन कौन आएगा और राज्य की कार्यपालिका में क्या आते हैं। ठीक, तो ध्यान रखना, मैं जगह का अभाव है मैं ऐसा लिख दे रहा हूँ, आप बना लीजिएगा। केंद्र की कार्यपालिका अस्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार की होती है। हमको डायरेक्टली केवल इतना सा लिखना है। आप ये समझिए कि जो प्रधानमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री की जो मंत्रिपरिषद होती है, ठीक, ये शामिल होते हैं।
इसके अलावा इसी में राष्ट्रपति भी होते हैं, है ना, ठीक। आईएएस वाईएएस भी सब आईएएस भी इसी में होते हैं। तो प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और जो राष्ट्रपति हैं वो केंद्र में कानून पालन करवाने का काम करते हैं। राज्यों में अगर हम बात करें तो राज्यों में मुख्यमंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री की भी क्या होती है भैया, मंत्रिपरिषद होती है, ठीक है। और यहाँ पर कौन होता है, यहाँ पर राज्यपाल होते हैं। तो इन तीनों लोगों की जिम्मेदारी राज्य में होती है, कानून को पालन कराने की जिम्मेदारी है, ठीक। अगर हम कोर्ट की बात करें तो यहाँ जो होती है केंद्र में जिसका काम है उसको हम सुप्रीम कोर्ट कह सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट को, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम उच्चतम कहते हैं, या इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम सर्वोच्च न्यायालय कह सकते हैं। राज्य में अगर बात करें हम, राज्य में हाई कोर्ट होती है। हाई कोर्ट का मतलब ये होता है कि हम उच्च न्यायालय की बात कर सकते हैं, ठीक है। उच्च न्यायालय जो होते हैं हमारे वो राज्यों में होते हैं। वैसे ही अगर आप बात करेंगे तो आगे चलकर क्या है, जिला लेवल पर होते हैं, है ना। जिला लेवल पर अलग अलग ढंग से होते हैं। जिला में दीवानी अलग होती है, फौजदारी यानी जमीन के अलग होते हैं, मारपीट के अलग होते हैं, परिवार का अलग होता है, राजस्व का अलग होता है, उपभोक्ता का अलग होता है, किशोर का अलग होता है। तो जो न्यायपालिका का सिस्टम ये है, हम समझने का प्रयास करते हैं। यानी कि सरकार की बात कर रहे हैं तो केंद्र में इन तीनों के पास है कानून को निर्माण कराना, राज्य में इनके पास कानून होता है। कार्यपालिका की बात करें तो केंद्र में प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति पालन करवाएंगे उस कानून का। राज्य में सीएम, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और राज्यपाल होती हैं। न्याय की बात करें तो केंद्र में सुप्रीम कोर्ट होती है और राज्य में क्या होती है, हाई कोर्ट की व्यवस्था होती है, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट करना चाहें तो कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉपी में नोट करते हुए आप लोग चलिए। मेरा पूरा प्रयास ये है कि इन 20-22 दिनों में मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि इन बचे हुए 18 से 20 दिनों में बिना पढ़े हुए सब कुछ पढ़ लेना, और उसके लिए आपको पढ़ना ऐसे ही पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो निश्चित टॉपिक के साथ से चलना पड़ेगा। बात करते हैं इसमें। देखिए, एक कॉलम थोड़ा सा ऐसा बनाइए और इस कॉलम में आपको लिखना है, इधर लिखिए आप राज्यसभा और इधर आपको लिखना है लोकसभा, ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा इधर लिखने हैं। दोनों चीज़ें हम लोग एक कॉलम बनाते हैं और एक बार में ही समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। जरा देखिए, अगर आपसे बात करते हैं कि राज्यसभा का गठन कब हुआ, 1952 में हुआ। लोकसभा का गठन कब हुआ, 1952 में है। दोनों को टैली कर लेते हैं, आसानी से आपको पढ़ने में आसानी हो जाएगी और कई सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक। इसे क्या बोलते हैं, इसका जो पुराना नाम है इसे कहते थे, राज्यसभा को कहते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट, ठीक। काउंसिल ऑफ स्टेट का मतलब ये है कि राज्यों का प्रतिनिधित्व ये करेगा। लोकसभा को अगर हम कह रहे हैं तो लोकसभा को कहा जाता था हाउस ऑफ पीपल, ठीक है, जनता का सदन है ये। दूसरा क्या है, प्रश्न ये है कि 1952 में गठन हुआ है, काउंसिल ऑफ स्टेट है, तो काउंसिल ऑफ स्टेट का मतलब ये है कि राज्यों का सदन है, ये राज्य का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। आलोक प्रिय सदन है, बुद्धिजीवियों का सदन कही जाती है, राज्यसभा की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना क्या है, आलोक प्रिय सदन है, राज्य का सदन है। आगे प्रश्न ये है कि आप बताइए कि राज्यसभा की, इस पर चर्चा चल रही है कि अगला प्रश्न ये है कि राज्यसभा के जो सदस्य चुने जाते हैं, जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं, इन सदस्यों की न्यूनतम उम्र कितनी होती है। तो राज्यसभा की न्यूनतम उम्र कितनी होती है, 30। लेकिन जो लोग लोकसभा के लिए चुने जाएंगे उनकी न्यूनतम उम्र कितनी होगी, 25, ठीक। अगला आपसे पूछेंगे कि आप बताइए कि राज्यसभा जो है वो किस अनुच्छेद में है, ठीक। तो आप बताइएगा अनुच्छेद नंबर 80 में है, तो लोकसभा कितने में है, अनुच्छेद नंबर 81 में है। बताया भी हमने आपको
कि इसको ऐसे कुछ याद करना है, सरल। सा का मतलब होता है संसद, रा का मतलब है राज्यसभा, ला का मतलब है लोकसभा। तो ये है अनुच्छेद 79, राज्यसभा है अनुच्छेद 80 और लोकसभा है अनुच्छेद 81। ठीक है, तो 80 और 81 की बात कर रहे हैं। फिर आपसे पूछेंगे कि आप बताओ राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है। ठीक, 6 वर्ष का। अगर लोकसभा की हम बात करें तो कितने का होता है, 5 वर्ष का। लेकिन ये जरूर ध्यान रखना है कि राज्यसभा का जो कार्यकाल 6 वर्ष का होता है वो प्रत्येक 2 वर्ष पर, कितना, प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 जो सदस्य हैं वो क्या हो जाते हैं, वो होते हैं भैया सेवानिवृत्त। ठीक है, अगर आप बात करें कि दोनों चीज़ें आप एक ही बार में कर सकते हैं, समय जरूर लगेगा लेकिन बहुत सारी चीज़ें आप क्लियर कर सकते हैं। कार्यकाल 6 वर्ष का है, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का है। समय से पहले भी लोकसभा को भंग किया जा सकता है ना। यानी कि आप ये जरूर, कार्यकाल जरूर है लेकिन समय से पूर्व इनको भंग किया जा सकता है, ऐसा लिखा है अनुच्छेद नंबर 85 में। और ऐसा करने की क्षमता किसमें है, राष्ट्रपति जो है वो समय से पूर्व लोकसभा को भंग करने की शक्ति रखता है, लेकिन वो तब रख सकता है जब देश में स्थिति किसकी चल रही हो, आपातकाल की। यानी आपात स्थिति, कोई ऐसी जरूरत पड़ जाए कि जब लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ाना पड़े, है ना, लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ाना पड़ जाए, तब ऐसी कंडीशन है, बढ़ाने की कंडीशन में है। बाकी समय से पूर्व भी अगर ऐसी कंडीशन है, कई सारी उसमें शर्तें हैं, है ना। किस आपसे प्रश्न ये है कि 5 साल के लिए है, समय से पूर्व क्या भंग हो सकता है, बिल्कुल भंग हो सकती है, लेकिन भंग करने की शक्ति राष्ट्रपति में नहीं है। राष्ट्रपति कर सकता है लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर, है ना। बाकी अगर प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दे तो पूरी मंत्रिपरिषद इस्तीफा मानी जाती है। अगर ऐसी स्थिति है, हाँ यहाँ थोड़ा सा ऐसा कर लीजिए कि ध्यान रखिए, इसको बढ़ाना है ना, वो तीर इधर चला गया था। बढ़ाने की बात रही है कि अगर लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का है और इसको बढ़ाना हो तो ऐसा आपातकाल की स्थिति में हो सकता है ना, इसको ध्यान में रखना। और एक बार में 1 वर्ष के लिए ही बढ़ेगा, ये जरूर ध्यान रखें आप। ठीक, तो एक चीज रही है कि अगर प्रत्येक 6 वर्ष पर 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हैं, किसी जगह पर 30 लोग हों और उसमें से 10-10 लोग जाते रहे, 10-10 लोग बैठते रहे, तो सभा कभी खत्म नहीं होगी। यही कारण समझिए कि राज्यसभा को क्या कहते हैं, राज्यसभा को कहते हैं स्थायी सदन है, ये हमेशा बनी रहती है। तो लोकसभा को क्या कहेंगे, लोकसभा, आप यहाँ लिखिएगा कि लोकसभा कैसा है, अस्थायी सदन है। राज्यसभा में लिखिएगा कि कभी भंग नहीं होती है। भाई कैसे भंग होगी, भंग हो ही नहीं सकती है। ठीक है, तो यहाँ लिखना है आपको कि भंग होती हैं। इसको कहा जाता है कि ये उच्च सदन है। तो लोकसभा क्या है, आप कहिए लोकसभा कैसे भैया, ये निम्न सदन है। ठीक, अगले पे बढ़ रहे हैं कि अगर आपसे पूछते हैं इस बात के लिए कि आप बताओ गणपूर्ति संख्या कितनी है, गणपूर्ति कोरम की बात कर रहे हैं, कितने सदस्य होने चाहिए, तो 1/10 होने चाहिए। यहाँ भी कितने हैं, 1/10 होने चाहिए। गणपूर्ति कोरम का मतलब यह है कि न्यूनतम कितनी संख्या होनी चाहिए कि संसद की कार्यवाही चल जाए। तो आप जरूर ध्यान रखिएगा 1/10 सदस्य, जितने सदस्य होने चाहिए यहाँ होने चाहिए। अब प्रश्न यह है कि राज्यसभा में अधिकतम कितनी सीटें हो सकती हैं, वर्तमान में कितनी सीटें हैं, है ना। तो अधिकतम सीटों की बात कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा 250 हो सकती हैं। वर्तमान में बात करेंगे तो वर्तमान में 245 सीट हैं। लोकसभा की बात कर रहे हैं, अधिकतम सीटें कितनी हो सकती हैं, 552 हो सकती हैं। वर्तमान बात करेंगे तो आप लिखिएगा 543 हैं। 2 सीटें होती थी एंग्लो इंडियन की, जिससे राष्ट्रपति को नियुक्त करना होता था, है ना, राष्ट्रपति को नियुक्त करना होता था। बस यहीं तक हमको बात करनी है क्योंकि यही आपका प्रश्न हो रहा है। ठीक, अगर बात सीट की कर रहे हैं, यही आपका प्रश्न था उसमें कि सीटों को किस आधार पर रखा गया है लोकसभा में, तो अधिकतम लोकसभा में 552 सीटें हो सकती हैं, वर्तमान में 243 सीटें हैं। ठीक, अगर आपसे बात कर रहे हैं, है ना, कि सीटों की बात कर रहे हैं ये इन प्रश्न की, है ना, प्रश्न फिर से एक बार देख लेते हैं क्या प्रश्न है।
है ना। प्रश्न ये है कि लोकसभा में राज्यों को किस आधार पे इनमें से सीटें की जाती हैं, किस आधार पे बात कर रहे हैं, है ना। तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि सीटें जब भी होती हैं भैया किस आधार पे होती हैं, जनसंख्या के आधार पर लोकसभा में सीटें दी गई हैं। और ये जनसंख्या की क्या बात कर रहे हैं, 1971 की जनसंख्या के तहत में ये बात की जा रही है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगला इसमें से एक प्रश्न आपको ध्यान रखना है कि 84वां संविधान संशोधन आपसे कहेंगे, 84वां संविधान संशोधन हुआ था, है ना। और इस 84वें संविधान संशोधन के तहत में 2026 तक सीटें जो है वो यथावत बनी रहेंगी। अर्थात कि यह है कि इस संविधान संशोधन के तहत में एक व्यवस्था रखी गई है कि लोकसभा में जो सीटें रखी गई हैं ये सीटें 2026 तक जैसे हैं उसी हालत में बनी रहेंगी। 2026 के बाद अगर व्यवस्था बनती है तो इन सीटों को बढ़ाया या घटाया जाएगा, लेकिन वो बात की व्यवस्था रही है, ठीक है। तो एक तुलनात्मक अगर हम बात कर रहे हैं, इसी प्रकार से एक तुलनात्मक आप बात कर लीजिएगा। अगली क्लास में, अगली वीडियो में हम पुनः आपसे मिलेंगे, ठीक है। आपको क्लास कैसी लगी बताइएगा कि मिक्स क्लासेस जो चल रही हैं वो आपके लिए कितना हितकारी सिद्ध हो सकती हैं। पूर्णतः हमारा प्रयास रहेगा कि बैक ईयर में आए हुए प्रश्नों के हिसाब से ऐसे ही हम लोग हर विषय को समझने का प्रयास करें, नहीं तो फिर एक एक टॉपिक चलेगा, लोकसभा की पहली क्लास फिर राज्यसभा की क्लास, इतना समय नहीं है, ठीक है। क्लास कैसी लगी आपको ये कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि आपकी चीज़ें हम तक पहुँचे, और ज़्यादा शेयर करिए ताकि बहुत सारे बच्चों तक इस बात के लिए पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद।